नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इन सब के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। हिंदी साहित्य और व्याकरण के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, उन्हें हल करिए और अपनी तैयारी को आप जांचिए। आज का पहला प्रश्न है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है। इसमें दौड़ना, हंसना, पढ़ना, आना। इसमें पढ़ना जो है ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े या कर्म होने की वहाँ संभावना हो तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया हो गई। और दौड़ना, हंसना, आना ये सब अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया की एक पहचान यह है, इसमें क्या, किसे, किसको, अगर ये प्रश्न किया जाएगा किसको हंसता है, किसको आना है, किसको दौड़, ये अगर इस तरह से प्रश्न किया जाएगा तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। दौड़ना, हंसना और आना ये सभी अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे देखिए दिया अकर्मक क्रिया की पहचान यह है कि क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पे भ्रमर शब्द, व्याघ्र शब्द और क्षीर शब्द ये सभी तत्सम शब्द हैं, जबकि कोयल जो है ये तद्भव शब्द है। यहाँ पे तत्सम शब्दों में भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर, कोकिला। और इसका भ्रमर का तद्भव भंवरा या भंवरा, व्याघ्र का बाघ, क्षीर का खीर और कोकिला का कोयल। निम्नलिखित में से नया का तत्सम रूप है। नव्य, नूतन, नवल, नवीन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नव्य जो है इसका तत्सम है, नया का तत्सम नव्य है। जबकि नूतन, नवीन, नवल ये तद्भव शब्द हैं। देखिए यहाँ पे कुछ तत्सम शब्द दिए हैं, जैसे अग्निष्ठिका, इसका जो तद्भव होगा अंगीठी, वृक्षण, मक्खन, धैर्य, धीरज, पुरातन, पुराना। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। हरिद्रा, हरिद्वार, पृष्ठ, पन्ना, पर्यक, परक, चुल्ली, चूल्हा। तो ये जो है चुल्ली का चूल्हा होता है। और हरिद्रा का तद्भव हल्दी है, पर्यक का पलंग है, पृष्ठ का पीठ है, चुल्ली का चूल्हा है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वन नहीं है। तो ओष्ठ ध्वनों में प वर्ग के वर्ण आते हैं, प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ पे प, भ, म ये ओष्ठ वर्ण के हैं, जबकि च जो है तालव्य वर्ण में आता है, जिसमें च, छ, ज, झ, य, य, श, ई ये सभी तालव्य वर्ण हैं। जल शब्द का पर्यायवाची है। जल शब्द का पर्यायवाची सलिल है। और जल शब्द के और पर्यायवाची में वारी, नीर, सलिल, अम्बु, तोया, तोय, पय, आब। और अमृत, अमी का अमृत, सुधा, पीयूष, जीवनोदक। अग्नि का अनल, अनल का अग्नि, आग, पावक, वह्नि, ज्वाला, कृशाणु, दहन, हुतासन, वायु सखा। फिर अगला प्रश्न है, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची शब्द है वानर, बंदर जो होता है। तो वानर ये तत्सम शब्द है, जबकि बंदर जो है वो तद्भव है। यहाँ बंदर का कवि, कीश, हरि, कर्कश, शाखा मृग, वानर। तो यहाँ पे याद करिए रहिएगा
कर्कश और कवि। हिरण का सारंग, कुरंग, मृग, बारहसिंगा, चिंतन, सुरभि। तोता का सुआ, रक्ततुंड, दाड़िम प्रिय, कीर, सुग्गा, शुक। भंवरा का भ्रमर, अली, मधुकर, भंवरा, द्विरेफ, मधुराज और मधुकर। और एक महत्वपूर्ण है चंचरीक। वाजी शब्द का पर्यायवाची है, ये होता है अश्व, घोड़ा। घोड़ा, घोटक, है, बाज, तुरंग, सैंधव, रविसुत, तुरंग, ये सभी घोड़ा या अश्व की पर्यायवाची है। और यहाँ पे श्रृंगाल दिया है तो शोभायु, वंचक, जम्बुक, फेरव, मृग, धूर्तक, ये सभी श्रृंगाल के पर्यायवाची हैं। किंकर दिया है तो किंकर में नौकर, परिचर, अनुजीवी, अनुप्लव, भृतक, चेतक। केतु का पर्यायवाची है केतु, झंडा तो ध्वज। यहाँ पे केतु, पताका, निशान, हरहरा। नाग, सर्प, अहि, ब्याल, चक्षुश्रवा, पवनास, फणधर। अंशुक, कपड़ा, वस्त्र, परिधान, वसन, चीर, पट और पोशाक। यहाँ पे राहु की पर्यायवाची दी हुई है आगव, फणि, सर्प, दीर्घ, कपिलास, कृष्पांग आदि। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आकाश, पुष्कर, कमल, तामरस, यमुना, जाह्नवी, कामदेव, मनोभव। तो आकाश का पुष्कर सही है, कमल का तामरस सही है, यमुना का ये गलत है और कामदेव का मनोभव सही है। जाह्नवी जो है, इसमें जाह्नवी पर्यायवाची जो होती है वो गंगा की पर्यायवाची है। यहाँ पे गंगा की पर्यायवाची में देवपगा, विष्णुपदी, ध्रुवनंदा, जाह्नवी, नदीश्वरी, सुरनिमग्ना, विपदगंगा, विबुध नदी, भीष्मश आदि। और यमुना की पर्यायवाची में रवितनया, अर्कजा, कालगंगा, अर्कसुता, यमी। कामदेव की पर्यायवाची में मनोभव, मदन, पंचशर, मनमथ, मनसिज, रतिपति आदि। कमल में तामरस, सरोज, जलज, पंकज, इंद्रिवर, नलिन। अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? तो ये होता अयन। घर की पर्यायवाची में गृह, सदन, अयन, गेह, आवास, सदन, निलय, आयतन, शाला, निशांत, उद्वसित, आगार, निकेत, वेश्म। ये वेश्म शब्द याद किए रहिएगा, वेश्म और उद्वसित, क्योंकि जब आएगा तो हम ये सारी चीज़ों से पकड़ लेंगे, लेकिन वेश्म अगर आ गया और उद्वसित आ गया तो ये हमारे लिए कठिन हो जाएगा। जिसका निवारण न हो सके उसके लिए एक शब्द है अविकल, अनिर्धार्य, अनिवार्य। तो ये जिसका निर्धारण न हो सके, जिसका निवारण न हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पे और शब्द जो दिए हैं उसको देख लिया जाए। अनिर्णीत, जिसका निर्णय ना हो सके। अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके। अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। जल में रहने वाला प्राणी, जल में रहने वाले प्राणी क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं। तो कुछ प्रश्न देखिए कठिन है, कुछ प्रश्न जो है आसान है। जैसे जल में रहने वाला प्राणी जलचर, और जलज जो है जल में उत्पन्न होने वाला, पैदा होने वाला। जलधर, जल को धारण करने वाला। जलद, जल देने वाला। जारस, जो अवैध संतान हो। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। अक्षम, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो। अज्ञ, वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो। असमर्थ, जिसमें सामर्थ्य न हो। अधित्यक्ता, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। अनभिज्ञ जो होता है वह जिसे किसी बात का पता ना हो। समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है।
यहाँ पे देखिए विशिष्ट का विलोम साधारण, अशिष्ट का शिष्ट, अपुष्ट का पुष्ट। पावन, तो ये अयादि संधि है पावन, इसमें पौ धन अन। देखिए चे धन अन, तो ए और आ मिलके अय होता है, और अय और आ मिलके आय होता है। पो धन इत्र, तो पवित्र, ओ धन ई मिलके औ होता है। और यहाँ पे शब्द क्या था, पावन, तो पौधन आ, पौधन अन, तो ये पावन हो गया। अवधन आ, इससे आव बना, तो ये हो गया पावन। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? भरपूर, भरसक, भरपेट, भरतार, ये इसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में है उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे हस्त, विभूति, दुग्ध इत्यादि। रसोई घर का समास विग्रह है, रसोई घर का समास विग्रह, रसोई के लिए घर, इसमें तत्पुरुष समास है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। क्रिया का आधार, आधार मतलब में, पर, तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर प्रणाली के प्रणेता सुकरात हैं। ये देखिए प्रश्न में ही उत्तर दिया है। प्रश्नोत्तर प्रणाली के प्रणेता कौन है? तो सुकरात है। आगमन विधि सुकरात की है, निगमन विधि प्लेटो की है, प्रोजेक्टर विधि हेनरी किलपैट्रिक की है, समस्या समाधान विधि सुकरात की है, पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी की है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये सभी शिक्षण सूत्र हैं, लेकिन अनुकरण से अभ्यास की ओर ऐसा कोई शिक्षण सूत्र नहीं है। यहाँ पे देखिए शिक्षण सूत्र दिए हुए हैं। सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। शुद्ध उच्चारण का मूल्यांकन होता है। शुद्ध उच्चारण जब पढ़ के कोई चीज़ बताई जाएगी, जैसे मौखिक परीक्षा द्वारा या मौखिक पठन द्वारा शुद्ध उच्चारण का मूल्यांकन होता है। और लिखित अगर करना है तो लिखित परीक्षा के द्वारा। शिक्षण में कौन सी अवधारणा सत्य है? शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक तकनीकी है, शिक्षण एक जटिल कार्य है, तो ये तीनों ही सही है। शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक तकनीकी है, शिक्षण जटिल कार्य है, जिसे सरल बनाने के लिए विभिन्न तकनीकियों और शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। परोपकार का अर्थ समझने के लिए उपयुक्त युक्ति है। विलोम शब्द युक्त, संधि विच्छेद युक्त, चित्र दिखाने की युक्ति, अर्थ कथन युक्ति। तो अगर परोपकार, इसका हम देखेंगे कि कैसे ये बना है। पर धन उपकार, पर धन उपकार, तो परोपकार बना, दूसरे के लिए किया गया कार्य, यहाँ पे परोपकार है। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली है। माध्यमिक स्तर पर आगमन और निगमन प्रणाली।
फिर अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा शिक्षण विधि का अनुवाद। तो ये द्वितीय भाषा शिक्षण ये अनुवाद विधि के द्वारा। फिर है अर्थ ग्रहण उद्देश्य से तात्पर्य है, अर्थ ग्रहण उद्देश्य जो पढ़ाया जा रहा है उसका अर्थ ग्रहण छात्र कर पा रहा है कि नहीं। धैर्य पूर्वक सुनकर एवं पढ़कर भावानुभूति कर सकना, ये होता है अर्थ ग्रहण उद्देश्य। अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियां जो हैं उसमें देखो और कहो विधि, वाक्य विधि, कहानी विधि, अनुकरण विधि और संपर्क विधि। मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। तो अगर मूल्यांकन में निष्पक्षता हमको चाहिए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर होगा। और निबंधात्मक प्रश्न में लघुत्तरात्मक और अतिलघुत्तरात्मक में, जैसे किसी अगर निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर छात्र दे रहा है तो हो सकता है किसी की राइटिंग अच्छी हो, किसी की कम अच्छी हो, कोई अपने तरीके से भाव व्यक्त कर रहा है, कोई अपने तरीके से भाव व्यक्त कर रहा है, इसलिए मूल्यांकन में कठिनाई होती है। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में एक प्रश्न का एक ही उत्तर होगा, तो यहाँ पे निष्पक्षता बनी रहेगी। फिर अगला प्रश्न है, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है गद्य शिक्षण का। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। ये प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, जो आप बीपीएससी की हिंदी की परीक्षा देंगे या किसी भी राज्य की हिंदी की परीक्षा देंगे, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डीआईसी, उन सब के लिए उपयोगी है। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए।